हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर के आई हूँ एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और अभी तक जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, आप लोगों को तो इतना आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस हद तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी, इस वजह से लॉ ऑफ टॉर्ट का मैं पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें हम 100 एमसीक्यू देखेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट के साथ साथ मोटर व्हीकल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन को मैं डिवाइड कर दूंगी। एक वीडियो में केवल 20 या 25 क्वेश्चन ही रखेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, इसको कई पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग सारे जो पार्ट इसके हों देख लेना। ठीक है, क्योंकि चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें रिपीट हों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल वाद व्याख्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डैमनम साइन इंजूरिया। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। डैमनम साइन इंजूरिया का मीनिंग होता है बिना क्षति के हानि, यानी उसके किसी अधिकारों का हानि नहीं होता है, जो उसके लीगल राइट्स हैं उसका वायोलेशन नहीं होता है, लेकिन उसको कोई फाइनेंशियली डैमेज हो जाता है। ठीक है, उसको कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है। तो ये आपका ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल वाद का केस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मैगजीम दी गई है, इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया साइन डैमनम का हिंदी में मीनिंग होता है बिना हानि के क्षति। ठीक है, यानी उसको आर्थिक नुकसान तो नहीं होता, लेकिन उसके विधिक अधिकारों का हनन होता है। इससे संबंधित एक आपका केस है एसबी बनाम वाइट का केस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जहाँ पर उसको मत देने को नहीं मिलता, यानी वोट डालने को नहीं मिलता, और ये आपका एक राइट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कोई आर्थिक नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन उसके विधिक अधिकारों का हनन हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये उसी व्यक्ति को रेमेडी प्रोवाइड कराता है जिसके विधिक अधिकारों का नुकसान हुआ हो। ठीक है, हनन हुआ हो। और यहाँ पर जो ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल वाद का केस है, अगर थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, तो एक केस है जहाँ पर एक स्कूल होता है और स्कूल के ही कोई टीचर एक सामने एक और स्कूल खोल देता है, जिसकी वजह से जो पहले स्कूल था उसको अपनी फ़ीस कम करनी पड़ गई और जिसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आपका कोई लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब सामने वाले व्यक्ति को उसको भी तो अधिकार है कि वो अपना व्यवसाय कर सके। ठीक है, अब उससे आपको कोई नुकसान हुआ तो उसमें आपके कोई लीगल राइट का तो वॉल्यूशन हुआ नहीं है, जिसकी वजह से उसको रेमेडी प्रोवाइड नहीं कराई गई। ठीक है, और एसबी बना वाइट का केस था जिसमें कि वोट डालने को नहीं मिला था, तो वोट डालने का राइट एक उसका लीगल राइट था और जिसका वॉल्यूशन हुआ था तो उसको रेमेडी प्रोवाइड कराई गई। ठीक है, फिर चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। तो यहाँ से आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% चांसेस हैं। एक आपका इंजूरिया साइन डैमनम से और डैमनम साइन इंजूरिया, इनका मीनिंग याद कर लेना, इनसे रिलेटेड एक केस जो है वो याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन क्या है, अपकृत्य विधि का विकास मुख्य रूप से हुआ। ये भी क्वेश्चन 100% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो इसका करेक्ट आंसर बी, न्यायिक निर्णयों से। अब एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या अपकृत्य विधि आ जाएगा आपका अपकृत्य विधि है। अब यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिए हो गए, तो याद रखना है कि अपकृत्य विधि जो है वो उसका संहिताकरण नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कोडिफाइड लॉ नहीं है, जैसे कि आपका आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट, वैसा आपका लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि जो अपकृत्य विधि है तो ये असंहिताकरण है। ठीक है, यानी कोडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अपकृत्य विधि का विकास हुआ था मुख्य रूप से न्यायिक निर्णयों से। ठीक है, मुख्य रूप से न्यायिक निर्णयों से है, ये कोई एक्ट नहीं है, ना ये कोई कोडिफाइड लॉ है। इसका जो विकास होता है मुख्य रूप से न्यायिक निर्णयों से ही होता है, जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा एसबी बना वाइट का केस, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस, अभी ढेर सारे आप और केस पढ़ोगे, एमसी मेहता के केस और रॉयल एंड फ्लेचर का केस। ये सारे केसेस में जो जजमेंट दिए गए हैं, जो सिद्धांत प्रोवाइड कराए गए हैं, उन्हीं के द्वारा आपका लॉ ऑफ टॉर्ट का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्निहित खतरनाक एवं अत्यंत जोखिम वाले उद्योगों से उत्पन्न क्षति के मामले में दायित्व। कैसा दायित्व होता है, जो अत्यंत खतरनाक और जोखिम वाले जो उद्योग हैं वहाँ पर अगर कोई क्षति हो जाती है, यानी कोई वहाँ पर दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ पर कौन सा दायित्व उत्पन्न होता है। तो याद रखना आप लोग, अत्यंतिक दायित्व उत्पन्न होता है, यानी पूर्ण दायित्व जिसको कहते हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, ये आपने एमसी मेहता का अगर केस पढ़ा होगा। ठीक है, एमसी मेहता का केस एक बहुत फेमस केस है, इसमें आपका पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, इसके पहले रॉयल एंड फ्लेचर का केस था जिसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, और इसमें भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दुष्कृति के आवश्यक तत्व हैं। तो करेक्ट आंसर आपका है व्यक्ति लक्ष्य अधिकार का भंग किया जाना। ठीक है, दुष्कृति इंग्लिश में इसको टॉर्ट बोला गया है। याद रखना कि अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है, भंग किए जाते हैं, ठीक है, किसी विधिक अधिकारों का वॉयलेशन होता है, तो उस व्यक्ति को लीगल रेमेडी प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ना कि संविधात्मक अधिकार या लोक लक्ष्य अधिकारों का भंग किया जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के अनुसार एक्ट में निहित प्रावधानों को पूरा करने के लिए कौन नियम बना सकता है? तो कौन नियम बना सकता है? तो करेक्ट आंसर है आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकते हैं। और याद रखना कि धारा 30 के अनुसार एक्ट में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को उन शिकायतों पर अधिकार क्षेत्र होगा जहां पर माल या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति यदि कोई हो का दाता रुपए से अधिक है। करेक्ट आंसर है आपका 1 करोड़, यानी 1 करोड़ तक के मामलों का अधिकार क्षेत्र होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी, धारा 54, धारा 55, धारा 56, ये तीनों धाराएं प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के कृत्य से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है? तो करेक्ट आंसर आपका है सी, ब्यूरॉन बनाम डेनमैन। ब्यूरॉन बनाम डेनमैन का केस है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, केसेस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए ने अपनी भूमि पर एक पेड़ लगाया, उसकी शाखाएं बी की भूमि पर लटक रही थी, विधि के अनुसार बी हकदार है। ठीक है, बी हकदार है किसका? करेक्ट आंसर है आपका डी, अपनी भूमि पर रहते हुए बाहर लटक रही शाखाओं को काटने का तथा ए को उसकी सूचना देने का अधिकार है। ठीक है, और इसका जो पेपर है मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से एक बार इस पेपर को दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक का नाम लॉ ऑफ टॉर्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है विनफील्ड। विनफील्ड जो है इनकी पुस्तक का नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट, और वहीं पे सामंड है, तो इनका याद रखना, इनकी पुस्तक का नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, बस डिफरेंस इतना हो जाता है कि इनकी जो पुस्तक है सामंड की लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, और वहीं पर विनफील्ड जो है इनकी पुस्तक है लॉ ऑफ टॉर्ट। तो इनको भी याद रखना। ठीक है, अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किसने कहा था कि जो अपकृत्य विधि है वो अपकृत्यों की विधि है, यानी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो ये आपके सामंड ने कहा था। ठीक है, और जो विनफील्ड है ये कहते हैं जो अपकृत्य विधि है वो अपकृत्य की विधि है। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन विधि शास्त्री सामान्य के सिद्धांत को कपोत गवाक्ष सिद्धांत कहते हैं? यानी अगर इंग्लिश में कहें तो हु कॉल्स द डॉक्ट्राइन ऑफ सालमंड पिजन होल थियरी? जो सालमंड का सिद्धांत है उसको पिजन होल थियरी किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पोलक। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, पोलक ने कहा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, अपकृत्यपूर्ण दायित्व की निम्न शर्तें नहीं हैं। अपकृत्यपूर्ण की दायित्व जो है इसके इनमें से कौन सी शर्त नहीं है? दोषपूर्ण कार्य या विधिक क्षति या विधिक उपचार, ये तीनों हैं। ठीक है, अपकृत्य के लिए दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए, विधिक क्षति होनी चाहिए और विधिक उपचार, ये तो इसकी शर्तें हैं। कौन सी नहीं है इसके लिए कुछ दिया ही नहीं गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपकृत्य के विरुद्ध सामान्य प्रतिवाद नहीं है? सामान्य प्रतिवाद का मतलब सामान्य बचाव नहीं है। तो दैवीय कृत्य ये तो आपका है, अवश्यंभावित दुर्घटना ये भी है, न्यायिक कार्य ये भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, राज्य के कृत्य, ये आपका एक कॉमन डिफेंस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, किसका कथन है कि त्रुटि सभी अपकृत्यात्मक दायित्व का आधार है? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, सालमंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्न में से किस वाद में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया गया था? ये भी मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि किस वाद में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया गया था। तो ये आपका केस है MC मेहता बनाम भारत संघ का केस है। ठीक है, और पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को इंग्लिश में एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण दायित्व को एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक अनुचित कृत्य जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती हो अपकृत्य है जब तक कि उसके लिए विधि द्वारा मान्य कोई औचित्य ना हो। यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर है आपका पोलक। ये कथन किसका है? पोलक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, क्वेश्चन क्या है? दैवीय कृत्य का
प्रतिवाद यानी डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। इसका करेक्ट आंसर है कठोर दायित्व के सभी अपकृत्यों में प्रयोज्य। ये जो आपका दैवी कृत्य का बचाव है ये आपका कठोर दायित्व के सिद्धांत में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 18, निम्न में से कौन सा एक अपकृत्य में बचाव नहीं है? अपकृत्य में कौन सा एक बचाव नहीं है? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि खतरे का आभास जोखिम उठाने की सहमति नहीं है? तो करेक्ट आंसर है आपका स्मिथ बनाम बेकर। स्मिथ बनाम बेकर के केस में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खतरे का आभास जोखिम उठाने की सहमति नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है अपकृत्य का उपचार केवल नुकसानी है, या फिर अपकृत्य का उपचार केवल व्यादेश है, या अपकृत्य का उपचार नुकसानी या व्यादेश है, अपकृत्य का उपचार केवल शांति है। तो करेक्ट आंसर आपका है कि अपकृत्य का उपचार नुकसानी या व्यादेश है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, जब तक किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना हुआ हो अपकृत्य विधि के अंतर्गत वाद नहीं लाया जा सकता है, भले ही हानि हुई हो। और इस सिद्धांत की व्याख्या करी गई थी, इस सिद्धांत की व्याख्या करी गई थी किसके रूप में? डैमनम साइन इंजूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, रॉयलैंड बनाम फ्लेचर का वाद निर्णित किया गया था, किसके द्वारा निर्णित किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका है हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड याद रखना कि रॉयलैंड और फ्लेचर के वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड ने निर्णय दिया था। और वहीं पे आपका जो MC मेहता का केस है, MC मेहता के केस में आपका न्यायमूर्ति भगवती ने निर्णय दिया था। ठीक है, और SB बनाम वाइट का केस है, इसमें न्यायमूर्ति होल्ट ने दिया था। और एक केस आप लोगों ने पढ़ा होगा डोनोग बनाम स्टीवेंस का केस है, इसमें न्यायमूर्ति एटकिंस ने निर्णय दिया था। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा जजेस के नेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो करेक्ट आंसर आपका है सी, एलन बनाम फ्लड का केस जो है इससे संबंधित है, बिना क्षति के हानि से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सी नंबर, एलन बनाम फ्लड का केस जो है इंजूरिया साइन डेमनम से संबंधित है। ठीक है, बिना क्षति के हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालिक का सेवक के कृत्य के प्रति उत्तरदायित्व का कारण है? करेक्ट आंसर आपका है मालिक एवं सेवक का संबंध। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर सेवक के कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति हो जाती है तो उसका उत्तरदायित्व तो किसका होता है? मालिक का होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? मालिक और सेवक के संबंध के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, दोषपूर्ण कार्य करते समय दोषकर्ता की मानसिक दशा, यानी जब अपकृत्यपूर्ण कार्य करते समय जो अपकृत्य करता है तो उसकी मानसिक दशा सभी परिस्थितियों में सुसंगत होती है? नहीं। दोष पर आधारित अपकृत्य में सुसंगत होती है? नहीं। कठोर दायित्व पर आधारित अपकृत्य में सुसंगत होती है? नहीं। अपकृत्य से संबंधित दायित्वों में सुसंगत नहीं होती है। ये करेक्ट आंसर है। याद रखना, दोषपूर्ण जो भी अपकृत्य करता है उसकी मानसिक दशा अपकृत्य विधि से संबंधित दायित्व में सुसंगत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।